हेलो एवरीवन, मैं विश्वास सांकला हमारे इस YouTube चैनल द एडू पॉकेट पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर यानी विलयन और उसके अणुसंख्यक गुणधर्म वाले लेसन के अंदर कितना पढ़ा है? सॉल्युबिलिटी और उसके दो टाइप। कौन से दो टाइप हमें पढ़ने होते हैं सिलेबस के अंदर, वो हमने अभी तक देखे हैं। यानी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता हमें दो टाइप की पढ़नी है। एक तो स्टूडेंट्स पढ़नी है हमें सॉलिड इन लिक्विड यानी ठोस की द्रव में विलेयता। और कौन सी देखनी है स्टूडेंट्स? गैस इन लिक्विड। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स के बारे में, कारकों के बारे में। कारक यानी ऐसे फैक्टर्स जो सॉलिड इन लिक्विड को यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड कैसे अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स हमने देखने हैं। ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाएं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquid यानी स्टूडेंट्स ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वो कौन कौन से कारक हैं? वो दो टाइप के कारक हमें देखने हैं इसमें। कौन कौन से दो कारक? एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फर्स्ट, ओके। और सेकंड फैक्टर देखना है हमें टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, एक थर्ड फैक्टर और है, यहां बना देता हूं, देखो ये रहा थर्ड फैक्टर। कौन सा है? प्रेशर। पढ़ेंगे ही नहीं इसके बारे में। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो फैक्टर है यानी दाब वाला जो कारक है वो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों ही क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो ध्यान रखना, ये फैक्टर इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब हमें कितने फैक्टर पढ़ने हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, ओनली 2 फैक्टर्स। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर अफेक्ट करती है सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को। यानी विलेय व विलायक की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है ठोस की द्रव में विलेयता को। ओके, फिर हम देखेंगे टेम्परेचर की, ताप किस प्रकार प्रभावित करता है, टेम्परेचर किस टाइप से अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को सॉलिड्स एंड लिक्विड की। ओके, चलते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स यानी विलेय व विलायकों की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है। देखना स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा, ध्यान रखना। सिंपल मेथड बताऊं उससे पहले एक बात तो कई बार सुनी होगी आपने, लाइक डिसॉल्व लाइक एक थ्योरी है स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी यानी हिंदी में इसे जो जैसा होता है वो वैसों में ही डिसॉल्व होता है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? शुरू में देखो, पोलर किस में डिसॉल्व होगा? पोलर में। पोलर में डिसॉल्व होगा। और नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर में। यानी पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हिंट दे रहा हूं आपको मैं। पोलर का एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स। पोलर का एग्जांपल
आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स, पोलर सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना, ये पोलर क्या लिया है मैंने, सॉल्यूट। पोलर सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो देखना स्टूडेंट्स, पोलर सॉल्यूट का एक फेमस एग्जांपल आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स किस में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं, मेनली सबसे बढ़िया पोलर सॉल्वेंट, मैं तो इसी को मानता हूं, किसको, H2O, वाटर। वाटर स्टूडेंट्स, ओके, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व कर सकते हैं आप। नॉन पोलर का कोई एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल्स, I2, S8, etc, ओके। नॉन पोलर सॉल्वेंट का कौन सा एग्जांपल लें, सॉल्वेंट मेरे ख्याल में बहुत ही फेमस है बेंजीन। बेंजीन और CCl4। CCl4 को आप कह सकते हैं पायरिन, बहुत ही फेमस, ध्यान रखना, CCl4 पायरिन, ओके। इसका एक नाम और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे कह सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ओके। आयनिक सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करना चाहूंगा। आप जानते हैं हमारा प्यारा NaCl, ओके। आप ले सकते हैं KCl, ओके। क्या आप ले सकते हैं NH4Cl, यस, ये भी आप ले सकते हैं। वाटर के अलावा और कोई आपको एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, बिल्कुल याद आने चाहिए। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। और कोई याद आ रहा है, लिक्विड SO2, लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके वो एज ए पोलर सॉल्वेंट बिहेव करते हैं, ओके। ये अदर एग्जांपल्स हैं, मेन एग्जांपल ये पड़ा। मेनली आयनिक सॉलिड्स की बात की जाती है, उसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हैं NaCl, KCl, NH4Cl, etc, ओके स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कुछ और खास बातें जो NCERT की इंपॉर्टेंट लाइंस हो सकती हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं एक खास बात इसी से रिलेटेड। देखना क्या देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। आयोनिक सॉलिड्स, अभी मैंने बताया आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं, वो किसमें डिसॉल्व होना पसंद करते हैं, वाटर में या फिर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ध्रुवीय विलायकों में, ओके। ध्रुवीय है इसलिए ध्रुवीय में घुलना पसंद करेगा, ठीक है। तो क्या सारे आयोनिक सॉलिड बहुत ज्यादा डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर इक्वली? कहने का मतलब क्या समान रूप से घुल सकते हैं जल के अंदर? सभी आयनिक ठोस बराबर विलेयता रखते हैं क्या जल में? यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, जिन आयनिक सॉलिड्स की लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा कम यानी लेस, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या, ज्यादा यानी मोर। यानी लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा, नो, लेटिस एनर्जी जितनी कम और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, वो आयनिक सॉलिड उतना ही बढ़िया डिसॉल्व होगा वाटर में, ओके। क्यों? थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब है, ध्यान रखना। लेटिस एनर्जी का हमें यहां पर किस तरह यूज करना है, कोई आयोनिक सॉलिड लो, जैसे कि NaCl। आयोनिक सॉलिड को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो NaCl क्या है, जालक संरचना वाला होता है। पानी में गया, पानी में जाते ही उसके जालक को तोड़ना है। NaCl के जालक लेटिस को तोड़ना पड़ेगा, तो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, लेटिस एनर्जी। तो खर्चा तो कम से कम होना चाहिए। और एक होती है एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी, यानी आपने मिलाया, जालक टूटेगा, एक तो चाहिए जालक को तोड़ने के लिए एनर्जी, और जब वो जालक के आयन, लेटिस के आयंस जब वाटर से अटैच होके जा रहे होंगे तब वाटर से अटैच होते टाइम एक एनर्जी रिलीज होती है, उसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब
फायदा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और जो कंज्यूम होती है लैटिस एनर्जी वो कम से कम होनी चाहिए। वो आयोनिक सॉलिड बढ़िया डिसॉल्व होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब निकलने वाली एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी वो ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी कम खर्चा आना चाहिए। ओके, तो वो आयोनिक सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व होगा वाटर में। ओके, फिर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स मुद्दे की बात, ये और मुद्दे की बात सुनना। इस वाटर को मैंने एक बात कहना चाहता हूं, वाटर के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं, सुन लेना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी की बात। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत जबरदस्त होता है। इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं, वैल्यू कैसे आती है, क्या आती है, वो आपके आगे की बातें हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है स्टूडेंट्स, यानी अच्छा माना जाता है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत बढ़िया होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं परावैद्युत स्थिरांक। क्या कहते हैं, परावैद्युत स्थिरांक। ये परावैद्युत स्थिरांक जितना ज्यादा होता है जिस सॉल्वेंट का, वो इन आयनिक सॉलिड्स को जबरदस्त घोल सकते हैं अपने अंदर। होता क्या है, सुनना। आप इसको नॉर्मल डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, परावैद्युत स्थिरांक का मतलब क्या है, नॉर्मल सुनना। ये सॉल्वेंट की वो पावर होती है, सॉल्वेंट की वो पावर होती है जिससे वो आयोनिक सॉलिड्स के लैटिस के अंदर जो आयंस होता है उनके अट्रैक्शन को तोड़ दे। यानी जिस आयोनिक सॉलिड को आप डिसॉल्व करना चाहते हो उसके लैटिस के अंदर, उस जालक के अंदर जो आयंस हैं, उन आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको जितना जबरदस्त जो तोड़ सकता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। कहने का मतलब यही हो गया, ये एक पावर है आयंस को दूर दूर करने की। ओके, 80 होती है वाटर की, ध्यान रखना। वाटर से भी ज्यादा है किसी की, वो कौन है, 90 होती है देखो एक जने की, वो कौन है, H2O2। लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर टिकता नहीं है, इसलिए एज ए सॉल्वेंट इसको बहुत कम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। मेनली वाटर को यूज करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर वगैरह पर टिकता है, अच्छा सॉल्वेंट इसीलिए है। आपको बात बताऊं, एल्कोहल के लिए कितना होता है, ओनली 27। कितना कम है देखो अल्कोहल के लिए। इसलिए अल्कोहल आयोनिक सॉलिड्स को, आयनिक ठोसों को ज्यादा घोल नहीं पाता है, ध्यान रखना है। हम कह सकते हैं ये घोल ही नहीं पाता, डिसॉल्व नहीं कर सकता, बहुत कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब हम अपना मेन फोकस की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। मैंने बात बता दी है आपको कि लैटिस एनर्जी कम और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी अच्छी चीज होगी। ओके, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं थोड़ा नॉन पोलर्स के बारे में। नॉन पोलर, अभी मैंने आपको यह बताया था स्टूडेंट्स कि नॉन पोलर जो होते हैं, अध्रुवीय जो होते हैं, वो किस में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं, नॉन पोलर में। ठीक है सर, तो मैं एक बात बताने जा रहा हूं इसकी, क्या, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए थे, I2S8 वगैरह होते हैं, इसके एग्जांपल्स भी बता दिए थे नॉन पोलर सॉल्वेंट के, ये मैं डिस्कशन कर चुका हूं आपसे। सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉलिड्स डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, यह भी प्योर एनसीईआरटी की बात है। मुझे किसी ने कहा कि सर चीनी, ग्लूकोज, चीनी अलग है ग्लूकोज अलग है, चीनी एंड ग्लूकोज वगैरह, क्या सर ये अल्कोहल्स ये वाटर के अंदर सर डिसॉल्व हो जाते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो जाते हैं। कैसे सर? क्या चीनी, शुगर पोलर है या वो नॉन पोलर है? मैंने कहा वो तो नॉन पोलर है। सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताने जा रहा हूं आपको कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन पोलर होने के बावजूद भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है क्या? नॉन पोलर यानी अध्रुवीय है और पानी में डिसॉल्व हो सकता है? पानी तो पोलर है ना। कैसे? एक ही शर्त पर, पानी में डिसॉल्व होने की एक ही शर्त है, सुनना, साइड में बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। वाटर के अंदर कौन आ सकता है? पहली कंडीशन वो पोलर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो कौन सी है? क्या वो नॉन पोलर होते हुए भी आ सकता है? हां, एक शर्त पर,
जो वाटर से क्या बनाते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें मिलने पर ऐसे नॉन पोलर जो वाटर में जाने के बाद उससे क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ओके, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड बिल्कुल ध्यान से समझ लें आप, बारीक बारीक क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे समझते हुए चलें। ओके, अगली बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को, किसमें, लिक्विड्स में, यानी ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 2 कौन था? मैंने आपसे बात पहले कर ली थी। सेकंड नंबर अपना आएगा टेम्परेचर, यानी ताप। किस प्रकार प्रभावित करता है, देखना सिंपल लॉजिक दूं उससे पहले जो मेन सिलेबस की बात है वो आपके सामने करनी जरूरी है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, नॉन डिसॉल्व्ड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा क्या सर? सॉल्यूशन बनेगा। बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूशन बना। लेकिन ध्यान रखना, ये एक इक्वेशन ही है, ये नॉन डिसॉल्व सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस x किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या है सर? स्टूडेंट्स, ये वो एनर्जी है। हो सकता है कि कोई जो नॉन डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, यानी अविलेय ठोस आपके हाथ में है, पानी आपने लिया हुआ है या फिर कोई भी सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है, कहने का मतलब कोई सॉल्यूट यानी विलेय किसी सॉल्वेंट में मिलाने जा रहा हूं। देखो, ये नॉन डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, मिक्स हो गया, क्या बना, सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इक्वेशन बनी। हो सकता है कि वो अंदर घुलने पर गर्म हो जाता है सॉल्यूशन, बिल्कुल गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो गुलते समय ये जो गुलने का कार्यक्रम हो रहा है उस समय एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, प्रक्रम होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक। इसका मतलब यहां भी पंगा फंसता है, कौन सा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का। तो ध्यान देना, डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव हो, डेल्टा एच बराबर नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। ध्यान रखना टर्म्स को, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आए तो एंडोथर्मिक, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव आए तो एक्सोथर्मिक। तो अगर ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है अगर एंडोथर्मिक हुआ, यानी इसमें एनर्जी चाहिए इसको, ये एनर्जी लेता है, एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी, और ये है ऊष्मा छेपी। अगर ये कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते समय चाहता है कि आप उसको हीट दो तो ये ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो ज्यादा हीट देने पर ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब अगर आपने इनका टेम्परेचर T बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी विलेयता बढ़ेगी। यानी जो चाहते हैं कि हीट मिले उनका टेम्परेचर बढ़ाओ आप, उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। इसमें उल्टा होगा, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो ये आपसे कट्टी हो जाएगा मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो आपने सुना है NaCl अगर आप पानी में मिला रहे हैं, अगर आप उसको हीट देते हैं वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो एग्जांपल लिया है, देखो मैंने NaCl इन वाटर, एक एग्जांपल ले लिया इसका,
लेकिन ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का फेमस एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं, Na2CO3.H2O। इसको पानी में मिलाओ आप और इसको हीट दो आप, इसका डिसॉल्व होना कम हो जाएगा, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ध्यान रखना, इन वाटर। दिक्कत है, ध्यान रखना। और भी एग्जांपल्स है इसके, Li2CO3, मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। आप NaOH ले सकते हैं, आप कैल्शियम एसीटेट ले सकते हैं, और एक जबरदस्त एग्जांपल आपका वेट कर रहा है। फिलहाल जितने भी एग्जांपल्स हैं मैंने आपके लिए नोट्स के अंदर लिख रखे हैं, जितने भी जहां जो काम आ सकते हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल कर दिया है स्टूडेंट्स। इसके तो कई सारे आप जानते हैं एग्जांपल, इसके एंडोथर्मिक वाले कौन कौन से हो सकते हैं। चीनी को मिलाओ, चीनी को मिलाओगे पानी में और गर्म करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यूरिया, चीनी और यूरिया, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, ध्यान रखना। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक देखा है टेम्परेचर का रोल, मेन इफेक्ट करता है डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर किसी सॉलिड को आप मिला रहे हैं और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर उसका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ओके, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो स्टूडेंट्स अब हम बहुत जबरदस्त एग्जांपल देखने जा रहे हैं, बहुत काम आएगा, ध्यान से सीखना है स्टूडेंट्स। एक सॉल्ट है Na2SO4.10H2O, नाम बोले इसका, नाम है इसका ग्लोबर्स सॉल्ट, ग्लोबर्स सॉल्ट, ग्लोबर लवण कह सकते हैं आप। ओके, ग्लोबर्स सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स इस सॉल्ट की एक अजीब तरह की खासियत, स्पेशलिटी क्या है, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो 32.38 डिग्री सेल्सियस, 32.38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, यहां तक इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टिल 32.38 डिग्री सेल्सियस, 32.38 डिग्री सेल्सियस तक सॉल्युबिलिटी, विलेयता बढ़ती है। लेकिन अगर आपने इसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी सॉल्युबिलिटी आफ्टर दैट, यानी इसके बाद भी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आप तो बढ़ाए जा रहे हो, रुक रहे नहीं हो ना, तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये क्या मतलब है? ये एक तरफ रहता तो कितना अच्छा होता, कोई सॉलिड है उसको सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या तो बढ़ता जाता सॉल्युबिलिटी, या फिर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, घटती मान लो सॉल्युबिलिटी। लेकिन यार ये क्या है, ऐसा अटपटा बिहेवियर कर रहा है। पानी में मिलाते हैं इसको, ग्लोबल सॉल्ट को, 32.38 डिग्री सेल्सियस तक तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर बढ़ाया तो घटने लग जाएगी। अजीब सा बिहेवियर देखो। लेकिन इसका रीजन क्या है भैया, ऐसा क्यों हो रहा है गड़बड़? रीजन क्या है इसके अंदर? रीजन स्टार रीजन है, इसलिए बता रहा हूं। रीजन इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप साथ में देख पा रहे हैं इसमें 10H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 10। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट्स, क्रिस्टलन का जल 32.38 डिग्री सेल्सियस के बाद इससे हट जाता है। कहने का मतलब 32.38 डिग्री सेल्सियस तक इसके साथ अटैच होता है 10H2O, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है 32.38 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका 10H2O हट चुका होता है, हट चुका होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट चुका है। यानी 32.38 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या होता है? केवल और केवल Na2SO4। इसके लिए अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स,
तो मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया है स्टूडेंट्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब तक इसके साथ रहता है तब तक इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी घटने लग जाती है। ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, तब तक आप उसका आंसर लेकर तैयार रहना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप Na2SO4 को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, वाटर में। Na2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, ठीक है, तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, ए ऑप्शन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए बात करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या वो इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी, क्या वो अनचेंज्ड रहेगी, और डी नन। आपका उत्तर इसके लिए क्या होगा कि when Na2SO4 dissolved in water, if we increase temperature of the solution, solubility क्या होगी, वो आपको आंसर ढूंढ के रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर लेकर तैयार रहना। कमेंट में भी आप आंसर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट एंड वॉच। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।